बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। मैं 10th क्लास की केमिस्ट्री का पहला चैप्टर स्टार्ट कर रहा हूँ, डेट इज़ केमिकल इक्विलिब्रियम। इसके हम इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करेंगे। अगर आप हमारे चैनल पे नए आए हैं तो काइंडली से सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पे भी क्लिक कर दें और इस वीडियोस को लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। तो हम बात करते हैं जी केमिकल इक्विलिब्रियम पे। सबसे पहले मैं आपको रिएक्शन की डायरेक्शन के लिहाज से टाइप्स बताना चाहता हूँ। रिएक्शन की डायरेक्शन के लिहाज से दो टाइप्स होती हैं। पहले को हम कहते हैं यूनी डायरेक्शनल रिएक्शन। इन्हें हम इरिवर्सिबल रिएक्शन भी कहते हैं। ये वो रिएक्शन होते हैं जो एक ही डायरेक्शन में चलते हैं, सिर्फ फॉरवर्ड डायरेक्शन में। इसी वजह से इन्हें यूनी डायरेक्शनल रिएक्शन कहते हैं। यूनी कहते हैं वन को। इसकी एग्जांपल हम दे सकते हैं। आप दो रिएक्टेंट ले लें, ए प्लस बी इंटू सी प्लस डी। ये आपके सामने है। रिएक्टेंट हम एरो के हमेशा लेफ्ट पे लिखते हैं। रिएक्टेंट की तादाद अगर आपने जज करनी हो तो आप प्लस के साइन से देख लें। यहाँ पर एक प्लस का साइन लगा हुआ है तो इसका मतलब इसमें दो रिएक्टेंट है। और एरो के दाएं हाथ यानी राइट साइड पे आपको प्रोडक्ट लिखी हुई मिलती है। सी और डी एग्जाम्पल में प्रोडक्ट है और ए और बी रिएक्टेंट है। अब मैं आता हूं दूसरी टाइप की तरफ, जिन्हें हम कहते हैं बाई डायरेक्शनल रिएक्शन। इनको हम रिवर्सिबल रिएक्शन भी कहते हैं। रिवर्सिबल रिएक्शन ऐसे रिएक्शन होते हैं जो दो डायरेक्शन में चलते हैं। जब रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल आपस में मिलकर प्रोडक्ट बनाते हैं और जब एप्रिशिएबल अमाउंट में प्रोडक्ट बन जाती है तो प्रोडक्ट के मॉलिक्यूल आपस में मिलकर वापस रिएक्टेंट बनाना शुरू हो जाते हैं। और आपके सामने जो इसकी एग्जांपल होगी वो हम इस तरह दे सकते हैं, ए प्लस बी इंटू सी प्लस डी। ये आपके सामने एग्जांपल है। रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल रिएक्शन में जो डिफरेंस आपको नजर आ रहा है वो एरो में है। इरिवर्सिबल रिएक्शन में आपको एक ही एरो नजर आ रहा है जो लेफ्ट से राइट की तरफ जा रहा है, जबकि जो रिवर्सिबल रिएक्शन होते हैं इसमें आपको डबल हेडेड एरो नजर आता है। एक एरो आपको फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाता नजर आ रहा है, एक एरो आपको रिवर्स डायरेक्शन में जाता हुआ नजर आ रहा है। इस एग्जांपल में भी ए और बी रिएक्टेंट है, सी और डी प्रोडक्ट है। अगर हम फॉरवर्ड डायरेक्शन की बात करें, यानी रिएक्शन जो फॉरवर्ड डायरेक्शन में चल रहा है उसमें ए और बी रिएक्टेंट है, सी और डी प्रोडक्ट है। और रिवर्स रिएक्शन जो है वो इसका एग्जैक्टली उलट है, उसमें सी और डी रिएक्टेंट है, ए और बी प्रोडक्ट है। दोनों को रिकॉग्नाइज करने के लिए, दोनों को डिफरेंशिएट करने के लिए याद रखें हम एरो पर जो है ना वो ध्यान दें। एरो अगर एक मौजूद हो तो रिएक्शन इरिवर्सिबल है, अगर एरो दो हो तो रिएक्शन रिवर्सिबल है। ये जो आपका चैप्टर है केमिकल इक्विलिब्रियम, ये कंसेप्ट बना हुआ है रिवर्सिबल रिएक्शन के लिए, क्योंकि इसमें इक्विलिब्रियम की कोई स्टेज आती ही नहीं है। रिएक्टेंट आपस में मिलकर टोटली प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाते हैं, इसमें कोई इक्विलिब्रियम वाली स्टेज आती ही नहीं है। लेकिन ये जो रिएक्शन होते हैं इसमें एक स्टेज आती है इक्विलिब्रियम वाली, जब फॉरवर्ड रिएक्शन और रिवर्स रिएक्शन की रेट एक दूसरे के इक्वल हो जाती है। मैं आपको ग्राफिकली ये रिवर्सिबल रिएक्शन दिखाता हूं, जरा देखें आप। इधर आप ले लें टाइम और इधर आप ले लें कंसंट्रेशन, ठीक है। जब आपने रिएक्शन स्टार्ट किया था रिएक्शन वेसल के अंदर मेनली रिएक्टेंट मौजूद थे, प्रोडक्ट तो ज़ाहिर उस वक्त मौजूद ही नहीं थे। और रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन विद द पैसेज ऑफ टाइम कम होती है। ये देखें, ये रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन विद द पैसेज ऑफ टाइम कम हो रही है, लेकिन एक ऐसी स्टेज आती है कि ये लाइन बिल्कुल सीधी हो जाती है। ये रिएक्टेंट की वाली लाइन है। अगर हम प्रोडक्ट वाली लाइन ड्रॉ करें तो प्रोडक्ट आपको पता है जब रिएक्शन हमने स्टार्ट किया था तो उस वक्त प्रोडक्ट जीरो से, तो आपने प्रोडक्ट को इस जगह से स्टार्ट करना है। जीरो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन पहले इंक्रीज होती है, एक ऐसी स्टेज आती है कि ये भी लाइन बिल्कुल सीधी हो जाती है। ये है प्रोडक्ट वाली, ठीक है। रिएक्शन जब आपने स्टार्ट किया था रिएक्शन वेसल के अंदर मेनली रिएक्टेंट मौजूद थे, प्रोडक्ट वहां पर जीरो थे, ठीक है। अब जब ये लाइनें बिल्कुल सीधी हो जाती हैं तो ये वो स्टेज होती है जिसे हम कहते हैं केमिकल इक्विलिब्रियम, क्योंकि अब फॉरवर्ड रिएक्शन और रिवर्स रिएक्शन दोनों की रेट सेम हो गई है, दोनों की रफ्तार आप कह लें सेम हो रही है। यानी रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहे हैं और प्रोडक्ट के मॉलिक्यूल वापस रिएक्टेंट में कन्वर्ट हो रहे हैं। इस स्टेज को हम कहते हैं केमिकल इक्विलिब्रियम। Chemical equilibrium is a stage in a chemical reaction of a reversible reaction
इन विच रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन। लेकिन रिएक्शन जब इक्विलिब्रियम पर आ जाता है तो रिएक्शन रुकता नहीं है, रिएक्शन अब भी चल रहा है, यानी रिएक्टेंट कंटिन्यूअसली प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहे हैं और उतने ही प्रोडक्ट वापस रिएक्टेंट में कन्वर्ट हो रहे हैं। इसलिए आपको ये लाइनें बिल्कुल सीधी नजर आ रही हैं। इसका मतलब ये है कि विद द पैसेज ऑफ टाइम अब रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों की कंसंट्रेशन चेंज होनी बंद हो गई है, लेकिन रिएक्शन रुका नहीं है, रिएक्शन अब भी चल रहा है, यानी रिएक्टेंट कंटिन्यूअसली प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहे हैं और प्रोडक्ट कंटिन्यूअसली रिएक्टेंट में कन्वर्ट हो रहे हैं। लेकिन दोनों रिएक्शंस जो हैं, फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन, दोनों की रेट इक्वल हो गई है और इस स्टेज को हम कहते हैं केमिकल इक्विलिब्रियम। बल्कि हम इसे डायनामिक इक्विलिब्रियम कहते हैं क्योंकि रिएक्शन अब भी चल रहा है, रिएक्शन तो रुका ही नहीं है। केमिकल इक्विलिब्रियम की स्टेज पर भी रिएक्शन कंटिन्यूअसली चल रहा है। आगे चलते हैं जी। केमिकल इक्विलिब्रियम के बारे में मैंने आपको बता दिया है। अब आगे कुछ आपकी किताब में एग्जांपल्स होंगी, उनको हम देखते हैं, क्योंकि हमने फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन को अलग करना है, तो इसके लिए मैं कुछ एग्जांपल्स देखता हूँ। अच्छा जी, ये एग्जांपल आपकी किताब में है 9.1। इसको हम करते हैं 2NO प्लस O2 इंटू 2NO2। अभी एग्जांपल आपकी किताब में जो पहले दी गई है इसमें उसने क्वेश्चन किया है कि फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन को लगा करें। तो फॉरवर्ड रिएक्शन तो जो आपके सामने लिखा हुआ है ये एग्जैक्टली ऐसे ही है, बस आपने एरो एक कर देना सिर्फ फॉरवर्ड डायरेक्शन में। तो फॉरवर्ड रिएक्शन आपका ये बनेगा 2NO प्लस O2 इंटू 2NO2। ये है हमारा जी फॉरवर्ड रिएक्शन। फॉरवर्ड रिएक्शन जो आपका मेन रिएक्शन होता है एग्जैक्टली आपने वैसे ही लिखना, बस एरो डबल की बजाय आप एक कर दें, एरो इस साइड पे जा रहा है, ठीक है जी। अब हम इसका बनाते हैं रिवर्स रिएक्शन। रिवर्स रिएक्शन में आपने रिएक्टेंट को प्रोडक्ट बना देना है और प्रोडक्ट को रिएक्टेंट बना देना है। इसको उठा के आप इधर ले आए, 2NO2 इंटू 2NO प्लस O2। ये फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन मैंने दोनों आपको अलग कर दी हैं। ये आपकी किताब में एग्जांपल दी हुई थी। अब आगे दो सेल्फ असेसमेंट आ गई हैं, तो ये भी हम परफॉर्म करते हैं। देखें जी, एग्जांपल देखें। N2, ये अमोनिया की फॉर्मेशन है, हैप्रो प्रोसेस। N2 प्लस 3H2, दो रिएक्टेंट है हमारे पास, 2NH3 एक प्रोडक्ट है हमारे पास, ठीक है। रिएक्टेंट हमेशा एरो के लेफ्ट पे लिखे होते हैं, प्रोडक्ट हमेशा एरो के दाएं हाथ लिखी होती हैं, राइट साइड पे लिखी होती हैं। अब आपने फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन को अलग करना है, तो फॉरवर्ड रिएक्शन तो बिल्कुल ऐसे ही बनेगा, आपने एरो एक कर देना, इसको ऐसे ही लिख दे नीचे, N2 प्लस 3H2 इंटू 2NH3। और जब आपने इसका रिवर्स रिएक्शन बनाना है तो इसको उलट कर दें, आप प्रोडक्ट को रिएक्टेंट बना दें, रिएक्टेंट को प्रोडक्ट बना दें। तो ये एग्जांपल आपके सामने है, 2NH3 इंटू N2 प्लस 3H2। ले ली, ये आपकी सेल्फ असेसमेंट जो है 9.1 उसका पहला पार्ट मैंने कर दिया है। अब मैं दूसरी एग्जांपल आपके सामने करने लगूँ, देखिए जरा। H2 प्लस I2 इंटू 2HI। देखिए ये रिएक्शन है हमारा, इसका हम पहले फॉरवर्ड रिएक्शन लिखेंगे। फॉरवर्ड रिएक्शन तो हम ऐसे ही लिख देते हैं इसे, H2 प्लस I2, एरो आप एक कर दें और ये 2HI। ये हमारा फॉरवर्ड रिएक्शन है। अब इसका रिवर्स रिएक्शन बनाना है आपने, तो प्रोडक्ट को रिएक्टेंट की जगह पे ले जाएं, रिएक्टेंट को प्रोडक्ट की जगह पे ले जाएं। तो रिएक्शन बनेगा 2HI इंटू H2 प्लस I। जी ये आपका टॉपिक ख़त्म हो गया है। इस टॉपिक में मैंने आपको जनरल सी इंट्रोडक्शन दी है केमिकल इक्विलिब्रियम की, रिवर्सिबल रिएक्शन की, इरिवर्सिबल रिएक्शन की, और केमिकल इक्विलिब्रियम वाली जो इक्वेशन होती है उसमें फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन को कैसे अदा करते हैं। मैं आगे जा रहा हूँ। नेक्स्ट टॉपिक है आपका लॉ ऑफ मास एक्शन।
लॉ ऑफ मास एक्शन के मुताबिक किसी भी रिएक्शन की रेट का निसार रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पर होता है। आपको पता है कि अगर रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल ज्यादा होंगे तो वो ज्यादा आपस में टकराएंगे, और रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल का आपस में टकराने जरूरी होता है प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने के लिए। जितनी रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल में कोलिजन ज्यादा होंगी उतनी रेट ऑफ रिएक्शन तेज होगी, उतनी प्रोडक्ट आपको ज्यादा मिलेगी। तो लॉ ऑफ मास एक्शन की डेफिनेशन की तरफ मैं आता हूं। लॉ ऑफ मास एक्शन, according to law of mass action, rate of a reaction is directly proportional to molar concentration of reactant। और उनकी पावर आपने वो लेनी है जो बैलेंस केमिकल इक्वेशन में उनके मोल्स होंगे। तो इसकी अब मैं डेफिनेशन पहले जरा बोल दूं। अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन, रेट ऑफ ए रिएक्शन is directly proportional to molar concentration of the reactant raised to the power equal to the number of moles present in the balanced chemical equation। अब इसकी मैथमेटिकल इक्वेशन बनाने के लिए हम आपके सामने एक जनरलाइज रिएक्शन लेते हैं और आपके सामने मैं इसकी मैथमेटिकल इक्वेशन ड्राइव करता हूँ। देखें जी, आप एक जनरल रिएक्शन लें, A प्लस बी, इनके मोल ले लें आप, ये साथ में मोल भी लिख रहा हूँ इनके, ये C प्लस D। ये आपके सामने एक जनरलाइज रिएक्शन है। फॉरवर्ड रिएक्शन जो इस तरफ जा रहा है उसकी रेट देखें जी पहले, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन जिसे हम कहते हैं RF, that is directly proportional to concentration of A and concentration of B, मोलर कंसंट्रेशन। और इनकी पावर आपने वो लेनी है जो बैलेंस केमिकल इक्वेशन में इनके मोल नजर आ रहे हैं आपको, ये मैंने पावर आपको लिखी है, ठीक है। अब आप इस प्रोपोर्शनल के निशान को जब इक्वल के निशान में बदलेंगे तो आपको एक कांस्टेंट लगाना पड़ेगा। तो इस एग्जांपल में RF इज इक्वल टू KF इंटू A इंटू B लेंगे। ये आपकी क्वेश्चन होगी या फॉरवर्ड रिएक्शन की। अब हम आते हैं रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन की तरफ। रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन RR, रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन में आपको पता है रिएक्टेंट ये हैं, तो ये C और D के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ये C है और ये D है। इसे भी जब आप इक्वल के निशान में बदलेंगे तो आपको एक कांस्टेंट लगाना पड़ेगा KR इंटू C इंटू D। मैंने फॉरवर्ड रिएक्शन और रिवर्स रिएक्शन दोनों की इक्वेशन आपके सामने लिख दी हैं। दोबारा मैं जरा रिवाइज कर देता हूँ। अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन, रेट ऑफ ए रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पे रेट ऑफ रिएक्शन इसलिए डिपेंड करती है कि जितनी रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन ज्यादा होगी उतने उनके मॉलिक्यूल ज्यादा होंगे, उतनी उनमें कोलिजन ज्यादा होंगी। और रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स में जितनी कोलिजन ज्यादा होती हैं उतना रेट ऑफ रिएक्शन भी ज्यादा होती है और प्रोडक्ट भी ज्यादा बनती है। अभी आपने थोड़ी देर पहले डेफिनेशन पढ़ी है केमिकल इक्विलिब्रियम की, कि केमिकल इक्विलिब्रियम वो स्टेज होती है रिवर्सिबल रिएक्शन में जब फॉरवर्ड रिएक्शन और रिवर्स रिएक्शन दोनों की रेट बराबर हो जाती है। तो आप लिख सकते हैं केमिकल इक्विलिब्रियम RF इज इक्वल टू RR, ये आप लिख सकते हैं। दोनों की वैल्यूज हम डिराइव कर चुके हैं, यहां पर दोनों की वैल्यूज आप यहां पर लगा दें। RF की वैल्यू है KF इंटू A इंटू B इज इक्वल टू KR इंटू C और इंटू D। अब दोनों कांस्टेंट आप एक साइड पे ले जाए, कंसंट्रेशन टर्म्स भी एक साइड पे कर लें। KF KR को आप इधर ले आए, KR इज इक्वल टू इधर आ जाएगा C एंड D ओवर A एंड B, ठीक है जी। ये आपके सामने एक्सप्रेशन जो है वो ड्राइव हो गया है। अब ये जो दो कांस्टेंट है KF ओवर KR, ये दोनों कांस्टेंट की जो रेशियो है उसे हम कहते हैं KC यानी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो ये क्वेश्चन आपकी जो है ना ये बनेगी KC इज इक्वल टू C इंटू D ओवर A इंटू B। ये आपकी फाइनल एक्सप्रेशन है। और अगर आप अपना पहला जो मेन रिएक्शन जहां से आपने स्टार्ट किया था अगर आप उसको देखें तो उसमें ये प्रोडक्ट थे और ये रिएक्टेंट थे, और आपके फाइनल एक्सप्रेशन में प्रोडक्ट ऊपर आए हैं और रिएक्टेंट नीचे आए हैं।
और केसी ज़ाहिर करता है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को, और सी ज़ाहिर करता है कंसंट्रेशन को, क्योंकि यहाँ पर आपने मोलर कंसंट्रेशन ली हुई है। अब अगर आपको ये फर्ज करें डायरेक्ट इस इक्वेशन से बनाना पड़ जाता है केसी, तो ज़ाहिर है इतने प्रोसेस आपको करने की जरूरत नहीं है। तो मैं आपको एक फाइनल इक्वेशन भी लिख देता हूँ कि अगर आपको डायरेक्ट केसी बनाना पड़ जाए तो फिर आपने कैसे बनाना है। तो वो फाइनल इक्वेशन है आपकी केसी इज इक्वल टू प्रोडक्ट ओवर रिएक्टेंट, रिएक्टेंट नीचे है और प्रोडक्ट ऊपर है। ये आपकी फाइनल इक्वेशन है। अगर आपने कोई भी रिएक्शन दिया हो उससे डायरेक्ट आपने केसी बनाना हो तो आपने इन इंस्ट्रक्शंस को सामने रखना है कि आपने ऊपर प्रोडक्ट को रखना है, नीचे आपने रिएक्टेंट को रखना है, और जितने भी आपने उनके मोल्स लिए हो बैलेंस केमिकल इक्वेशन में वो आपने इनकी पावर्स ले लेनी है, जैसे आपने इस इक्वेशन में भी किया हुआ है। ठीक है। अब ये जो केसी है ये इंडिपेंडेंट है इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के, यानी आप रिएक्टेंट की जो भी इनिशियल कंसंट्रेशन ले लें केसी की वैल्यू पे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ये टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है, क्योंकि अगर आप टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो बाज़ का रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में ज़्यादा झुक जाता है, बाज़ का रिएक्शन रिवर्स डायरेक्शन में ज़्यादा झुक जाता है। तो ये टेम्परेचर डिपेंडेंट तो है लेकिन इनिशियल कंसंट्रेशन पर ये डिपेंडेंट नहीं है। तो अभी हम कुछ एग्जांपल्स भी करेंगे जिससे हम आपको केसी बनाना सिखाएंगे। कोई भी आपके सामने इक्वेशन लिखी हो तो आप डायरेक्ट उससे कैसे केसी लिखते हैं। एक तो ये मैंने आपके सामने कर दिया, दूसरा हम इससे आपको यूनिट भी केसी का जो है ना वो निकाल के दिखाएंगे कि कैसे हम केसी का यूनिट निकालते हैं। तो मैं कुछ एग्जांपल्स आपके सामने लिखूंगा, फिर हम इसे परफॉर्म करते हैं। आपकी किताब से हम एग्जांपल्स ले लेते हैं। अच्छा जी, ये मीथेन की फॉर्मेशन आपकी किताब में दी हुई है, इक्वेशन देख लो जरा आप। CO प्लस 3H2 इंटू CH4 प्लस वाटर। इस इक्वेशन का आपने लिखना है केसी। ज़्यादा सारे स्टेप तो हम नहीं करेंगे, हम डायरेक्टली लिखेंगे केसी। मैंने आपको पहले बता दिया है कि जो प्रोडक्ट हो उनकी कंसंट्रेशन ऊपर रखें और जो रिएक्टेंट है उनकी कंसंट्रेशन आप नीचे रखें। तो ये CH4 और वाटर ये दोनों ऊपर आएंगे और CO और H2 नीचे आएंगे। H2 की पावर आपने 3 लेनी है क्योंकि उसके 3 मोल लिए गए हैं। याद रखिएगा मोल हमेशा मॉलिक्यूल के लेफ्ट पे लिखे होते हैं। इसके लेफ्ट पे कुछ नहीं लिखा हुआ, इसका 1 मोल है, ये भी 1 मोल है, ये 3 मोल है और ये भी 1 मोल है। तो ये इसकी इक्वेशन मैंने आपके सामने कर दी है। तो अब और भी एग्जांपल हम करते हैं, आपकी किताबें दी गई हैं, देखें जरा। 3O2 ये ओजोन की फॉर्मेशन है ऑक्सीजन से। ये आपके सामने इक्वेशन है, इसका हम लिखते हैं जी केसी। प्रोडक्ट ये है, इसको आप ऊपर रखें, O3 का आप ले लें स्क्वायर और O2 का आप ले लें क्यूब। ये भी होगी इक्वेशन। एक और इक्वेशन देख लें, 4HCl प्लस O2 2H2O प्लस 2Cl2। इसका आप लिखेंगे केसी। वाटर और Cl2 हम ऊपर लिखेंगे। पावर्स आप इनकी ध्यान में रखिएगा, इसके 2 मोल है तो इसकी पावर आप 2 ले लें, और Cl2 के भी 2 मोल है तो इसकी भी पावर आप 2 ले लें। नीचे देखें जी, HCl की पावर आपने 4 लेनी है क्योंकि उसके 4 मोल हैं, और O2 की आपने कोई पावर नहीं लेनी, उसका 1 ही मोल मौजूद है। तो ये भी आपके सामने एक्सप्रेशन हो गया। 2 और एग्जांपल आपकी सेल्फ असेसमेंट में दी गई है, मैं ये भी परफॉर्म करता हूँ आपके सामने। देखें जी, ये एसिटिक एसिड और इथाइल अल्कोहल का रिएक्शन है। CH3COOH प्लस C2H5OH, इससे बनता है CH3COOC2H5 प्लस वाटर। ये एसिड बेस्ड रिएक्शन है। एसिटिक एसिड का अल्कोहल से रिएक्शन करवाएं तो एस्टर और वाटर बन रहा है, इसका आप केसी लिखें। तो ये प्रोडक्ट है, इसको आप ऊपर रखें, CH3COOC2H5
और साथ वाटर लें। जब हम कंसंट्रेशन टर्म्स लिखते हैं तो याद रखिएगा ये प्लस का साइन यहाँ नहीं डालना आपने, ये गलतियाँ कीजिएगा। नीचे आप आए, नीचे हम लिखेंगे एसिटिक एसिड एंड इथाइल अल्कोहल C2H5OH। दो और एग्जांपल है आपकी, ये 2HF इसका मॉलिक्यूल टूट रहा है, इसके नतीजे में बन रहा है H2 + F2। ठीक है जी, इसका आप लिखें KC। तो H2 और F2 आएंगे ऊपर और डिनोमिनेटर में आएगा HF। इसका आपने स्क्वायर लेना है, इसकी पावर आपने 2 लेनी है। एक लास्ट एग्जांपल रह गई है सेल्फ असेसमेंट 9.2 की, ये देखें जरा। NO2 into N2O4, ये एग्जांपल है, इसका लिखें KC विल बी इक्वल टू N2O4। इसे न्यूमिनेटर में हम लिखेंगे और डिनोमिनेटर में हम लिखेंगे NO2 का स्क्वायर। 9.2 सेल्फ असेसमेंट मैंने कंप्लीट कर दी है। अब हम यूनिट निकाल के देते हैं आपको कि यूनिट हम कैसे निकालते हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट यानी KC का यूनिट जो है वो जीरो भी हो सकता है, मसलन कोई यूनिट ना हो, नो यूनिट, और KC का यूनिट कोई जो है ना वो एग्जिस्ट भी कर सकता है। इसका इन्हिसार इस चीज़ पर होता है कि रिएक्टेंट ऑफ प्रोडक्ट के नंबर ऑफ मोल्स डिफरेंट है या सेम है। याद रखिएगा, अगर रिएक्टेंट ऑफ प्रोडक्ट के नंबर ऑफ मोल्स सेम हो तो KC का कोई यूनिट नहीं होता, क्योंकि जो कंसंट्रेशन टर्म्स होती हैं सबके लिए हम एक ही यूनिट यूज करते हैं, मोल्स पर डेसीमीटर क्यूब। अगर रिएक्टेंट ऑफ प्रोडक्ट के नंबर ऑफ मोल्स सेम होंगे तो ये सारे कंसंट्रेशन टर्म्स आपस में कट जाएंगे, KC का कोई यूनिट नहीं होगा। और अगर इनमें कोई डिफरेंस है तो फिर KC का यूनिट आएगा। तो इसकी भी मैं कुछ एग्जांपल आपके सामने करने लगा हूँ। अच्छा जी, ये एग्जांपल है 9.3, मैं डायरेक्टली इस पे जा रहा हूँ। H2 + I2 × 2HI। इसमें अगर आप गौर करें, रिएक्टेंट ऑफ प्रोडक्ट के नंबर ऑफ मोल सेम है, यहाँ पर KC का कोई यूनिट नहीं आएगा। प्रोडक्ट के भी 2 मोल है और रिएक्टेंट दोनों का 1-1 मोल है, ये भी 2 मोल है, ये आपस में कट जाएंगे। लेकिन हम यूनिट निकालते हैं KC का। KC इज इक्वल टू, पहले आप इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिख लें इसका, HI का स्क्वायर ओवर H2 × I2। अब आप इनकी जगह पर इनकी कंसंट्रेशन टर्म्स लिखें, मोल्स पर डेसीमीटर क्यूब, इसका स्क्वायर डिवाइडेड बाय मोल पर डेसीमीटर क्यूब इनटू मोल पर डेसीमीटर क्यूब। ये सारी कंसंट्रेशन टर्म्स आपस में कट जाएंगी और KC हैज नो यूनिट, यहां पर आप लिख सकते हैं। तो मैं आपको जरा दोबारा बता दूं, अगर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के नंबर ऑफ मोल सेम हो तो KC का कोई यूनिट नहीं होता, क्योंकि सारी कंसंट्रेशन टर्म्स आपस में कट जाती हैं। अब हम दूसरी एग्जांपल करते हैं, तो आपके सामने दूसरी एग्जांपल में आपके सामने KC का यूनिट आएगा, तो देखिए जरा, N2O4 × 2NO2। तो पहले हम इसका लिखेंगे KC, NO2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय N2O4। अब आप इनकी जगह पर इनकी कंसंट्रेशन टर्म्स लिखें, ये आएगा जी मोल्स पर डेसीमीटर क्यूब का स्क्वायर डिवाइडेड बाय मोल पर डेसीमीटर क्यूब। ऊपर आप देख लें मोल पर डेसीमीटर क्यूब की पावर 2 है और नीचे 1 है, तो इनमें से एक कट जाएगा, एक बच जाएगा, तो KC का यूनिट बनेगा मोल पर डेसीमीटर क्यूब, ये यूनिट बनेगा। और लास्ट हम एग्जांपल करते हैं, एग्जांपल नंबर 3।
2NO प्लस O2 2NO2 कैसे लिखेंगे इसका NO2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय NO का स्क्वायर और O2। अब आप इनकी जगह पर इनकी कंसंट्रेशन टर्म्स लिखें जरा, तो ये आपका आंसर आएगा मोल पर डेसीमीटर क्यूब का स्क्वायर और डिनोमिनेटर में आएगा मोल पर डेसीमीटर क्यूब का स्क्वायर इनटू मोल पर डेसीमीटर क्यूब। ठीक है जी। अब ये दोनों की पावर जो है ना 2 है यानी स्क्वायर है, तो ये आपस में कट जाएंगे। ये नीचे डिनोमिनेटर में एक वैल्यू आपके पास बच गई है, इसे बस आप ऊपर ले जाए तो साइन बदल जाएंगे। आपने साइन बदल देने हैं, मोल -1 हो जाएगा और डीएम +3 हो जाएगा। ठीक है, तो ये है जी आपका केसी का फाइनल एक्सप्रेशन, फाइनल यूनिट। ये सारी एग्जांपल्स जो आपकी किताब में दी गई हैं ये मैंने परफॉर्म कर दी हैं। अब आगे सेल्फ असेसमेंट आ रही है 9.3, अब हम इसको परफॉर्म करते हैं। पहले देखें जी सेल्फ असेसमेंट N2 प्लस O2 इंटू 2NO। इसका आप लिखें पहले KC, तो डेट इज इक्वल टू NO का स्क्वायर डिवाइडेड बाय N2 NO2। अब आप इनकी जगह पर इनकी कंसंट्रेशन टर्म्स लिखें, तो यहां पर आएगा जी आंसर मोल पर डेसीमीटर क्यूब का स्क्वायर डिवाइडेड बाय मोल पर डेसीमीटर क्यूब इनटू मोल पर डेसीमीटर क्यूब। अब ऊपर पावर जो है वो मोल पर डेसीमीटर क्यूब की वो 2 है और नीचे 1 है, तो ये सारे आपस में कट जाएंगे। तो यहां पर आप लिख सकते हैं केसी हैज नो यूनिट। ठीक है जी, ये आपकी पहली सेल्फ असेसमेंट की जो एग्जांपल है 9.3 की, ये मैंने किया आपके सामने। अब नेक्स्ट एग्जांपल पर चलें जी। नेक्स्ट एग्जांपल है आपकी H2 प्लस CO2 H2 प्लस CO2 इंटू H2O प्लस CO। सबसे पहले आप इसका KC लिखेंगे, KC इज इक्वल टू H2O इंटू CO डिवाइडेड बाय H2 इंटू CO2। ये KC है, KC की जगह पर आप इनकी अब कंसंट्रेशन टर्म्स लिखें, मोल पर डेसीमीटर क्यूब इंटू मोल पर डेसीमीटर क्यूब डिवाइडेड बाय मोल पर डेसीमीटर क्यूब इंटू मोल पर डेसीमीटर क्यूब। ये भी सारी कंसंट्रेशन टर्म्स आपस में कट जाएंगी और केसी हैज नो यूनिट। ये तीसरी एग्जांपल पर हम चलते हैं। PCl5 जिसकी डिसोसिएशन की इक्वेशन है PCl5 इंटू PCl3 प्लस Cl2। तो देखेंगे जरा, इसका पहले KC लिखें, PCl3 इंटू Cl2 डिवाइडेड बाय PCl5। अब आप इनकी कंसंट्रेशन टर्म्स लिखें, मोल पर डेसीमीटर क्यूब इंटू मोल पर डेसीमीटर क्यूब डिवाइडेड बाय मोल पर डेसीमीटर क्यूब। अब ये कंसंट्रेशन टर्म इससे कट जाएगी, ये हमारा आंसर आएगा, यानी मोल पर डेसीमीटर क्यूब, ये हमारा आंसर है।
और अब मैं लास्ट एग्जांपल आपके सामने कर रहा हूं, ये मिथाइल अल्कोहल की फॉर्मेशन है। CO plus 2H2 CO plus 2H2 into CH3OH, ये मिथाइल अल्कोहल की फॉर्मेशन है। पहले आप इसका Kc लिख लें। Kc is equal to CH3OH over CO into H2 का स्क्वायर। अब आप लिखेंगे इनकी कंसंट्रेशन टर्म्स, रहेगा जी मोल पर डेसीमीटर क्यूब डिवाइडेड बाय मोल पर डेसीमीटर क्यूब इनटू मोल पर डेसीमीटर क्यूब का स्क्वायर। ये देखें जी, ये कंसंट्रेशन टर्म इससे कट जाएगी, ये डिनोमिनेटर में एक स्क्वायर बच गया हमारे पास मोल पर डेसीमीटर क्यूब का, यही हमारा आंसर है। तो पहले आप इसे जरा साइड पे लिख लें, फिर आपने इसे ऊपर लेके आना है। 1 ओवर मोल पर डेसीमीटर क्यूब का स्क्वायर। तो पहले तो आप स्क्वायर खोल लेना इसका, तो आपका आंसर आएगा 1 ओवर मोल स्क्वायर इंटू DM माइनस 6। अब आप इसको उठा के ऊपर ले जाएं, जब आप ऊपर लेके जाएंगे तो इनके साइन आपने बस बदल देने हैं, तो ऊपर जाके आपका आंसर आएगा मोल -2 इंटू DM प्लस का 6। ये हमारा आंसर है फाइनल। ये आपका और मौजूदा टॉपिक जो है वो खत्म हो गया है। तो इस चैप्टर का जो बाकी हिस्सा है, जैसे इंपॉर्टेंस ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, ली शटलर प्रिंसिपल है और एक्सरसाइज है, ये मैं नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट करूंगा। थैंक यू।